लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी। जितेंद्र सिंह ने की शुरुआत, कहा कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देश भर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी में आज केंद्र सरकार हाई लेवल बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में सचिवों की सिफारिशों पर मंथन होगा। पेपर लीक प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई ने कहा मामलों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए। संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने सिविल केस को आगे बढ़ाने की दी थी अनुमति। मस्जिद से जुड़े वाद पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, कई इलाकों में यातायात हुई ठप, सड़कों पर भारी जल भराव। नोएडा में बारिश से रहा डिवाइडर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है। कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुए। जितेंद्र सिंह ने कहा सदन के पटल पर कि 2009 में रेलवे परीक्षा पेपर लीक हुआ, कोई जवाबदेही नहीं थी सरकार की। देश में पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2010 में यूपी में पेपर लीक हुआ था, लेकिन उस समय कोई जवाबदेही नहीं थी सरकार की। 2009 में हुए, 2010, 2011 और 12 में भी पेपर लीक हुए। लगातार कंटिन्यूअस देश में पेपर लीक हुए थे। कांग्रेस के राज में पेपर लीक का इतिहास पुराना है और लंबा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की इजाजत हमारी सरकार कमोबेश नहीं होने देगी। युवाओं के भविष्य के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पेपर लीक केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पैन इंडिया एक समस्या है। यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक बिल 2017 में एनटीए बनाया गया था, जिसमें हमने चर्चा भी की थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनटीए का प्रस्ताव यूपी राज्य में आया, हमारी सरकार ने 2024 में बिल पास किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए कानून का मकसद न्याय दिलाना है। 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में साल दर साल पेपर लीक होते रहे, लेकिन जवाबदेही नहीं थी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की इजाजत हमारी सरकार नहीं करने देगी और मोदी सरकार संवेदनशील है इस मुद्दे पर। लगातार हम काम कर रहे हैं और जब हम ये बिल ला रहे हैं, ये विधेयक हम पेश कर रहे हैं, इसका भी विरोध विपक्ष कर रहा है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी है। जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है। आज जितेंद्र सिंह ने तमाम बातें कही हैं सदन के पटल पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्ववर्ती सरकारों में आप देखिए एक लंबा इतिहास रहा है। जब पेपर लीक हुए तो लगातार पेपर लीक हुए। 2009 से 11 तक पेपर लीक की बाढ़ आई थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए और उस बिल में हमने ऐसा प्रावधान किया है जो न भूतो है न भविष्यति है। लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। और ऐसे भी इस बीच आपको बता दें लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। जरा सुनाते हैं आपको सांसद बांसुरी स्वराज क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। 60% से ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स है, फीमेल स्टूडेंट्स है। और हाँ, एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एसटी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है।
लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर ये सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है। CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं इस देश का कोर्ट देता है और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ। तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर ये इल्जाम लगाए that I am talking about whataboutery. This is not about whataboutery, but I am calling out the opposition on its selective outrage. मैं
पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? यही बात नहीं है अध्यक्ष जी, एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमेटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखड़ रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनटीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई, मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है। और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अखिलेश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं अपने साथी माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी के से सहमत हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए और अध्यक्ष महोदय, मुझसे ज़्यादा मेरे रिश्ते शायद हमारे विपक्ष के लोग ज़्यादा जान रहे हैं और जितना विपक्ष के लोग नज़र रखेंगे मैं समझता हूँ उतना रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय
सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी, और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है
अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी, और अध्यक्ष महोदय जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई, सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स सरकार है, जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है। किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है? आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए? कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है? आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने? जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा, बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे
वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है, सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। और ये सरकार के आंकड़े हैं कि 7 लाख से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6 लाख रह गए हैं। और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया। और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती। और इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्होंने भर्ती गलत की है। और भर्ती में जिन लोगों का अधिकार छीना है वो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित परिवार के बेटे, जिनका अधिकार इस सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। माध्यमिक स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे स्कूल बंद हुए हैं। और जो बोर्ड की परीक्षाएं लीक हुई हैं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसके लिए अगर कोई सरकार के पास जवाब हो तो बताएं। और जो बच्चियों ने जान दी है नीट की परीक्षा में, जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और हमें उम्मीद है कि सरकार उन बच्चों की मांग मानेगी जिन बच्चों ने ये शर्त रखी है कि उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। जब उच्च शिक्षा में जिस तरीके से भर्ती हो रही है, अध्यक्ष महोदय, जो उच्च शिक्षा की भर्ती है उसमें जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में तो क्या चर्चा करें कि जब संस्था पे सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही अन्याय करेगा तो पूरी संस्था में अन्याय होगा। जब से ये सरकार आई है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं में एक रंगी लोगों को बैठा करके उन संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और न केवल उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं, बल्कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति
कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है, और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है, जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं। कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए, तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी बिल पे। और अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। श्री अभिषेक बनर्जी। Thank you, sir. I rise here today to speak on the Public Examination Amendment Bill 2026. We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill
and the amendment because no responsible political party we अरे चुप कीजिए या तो मैं बोलूं सर प्लीज वो पुट द बोले या हाउस तो इन मैं ऑर्डर चुप कराइए आप इनको बोलिए 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म इसको करो, बंद कीजिए शर्म करो। इसको बंद कराइए सरसा होने दीजिए सरसा सर एवरी स्टूडेंट deserves the sir every student deserves बैठिए बैठाइए इसको बैठाइए सर आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, सर चर्चा कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है सर बिल पे सभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। आप सुन रहे थे बांसुरी स्वराज और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक के बाद एक जमकर हमला किया है बीजेपी सरकार पर। उन्होंने कहा कि देखिए हमने इमरजेंसी तो नहीं देखी लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो इमरजेंसी से कम नहीं था। इमरजेंसी के समय में मैं था नहीं लेकिन देख लिया कि इमरजेंसी कैसी होती है। इस पर किरण रिजिजू को आपने सुना। किरण रिजिजू ने कहा कि इतनी संवेदनशील सरकार है कि किस तरह से हमने छात्रों के हित में, जैसे ये प्रोटेस्ट हॉल्ट हुआ है, हमने विधेयक पेश किया, उस पर भी अब बवाल कर रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का।